ब्रेक करके बैलेंस करने की बात करूंगा, तो आप कोशिश करेंगे कि उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और मैं बहुत सिंपल तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, हैशटैग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन उस मत पढ़, भाई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या है, न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे हम। हो गया डिस्ट्रैक्ट, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, इसलिए बोलता हूँ मत करेगा। न्यूटन के नियम बताओ, मत कर, उसे छोड़ दे यार। बताओ न्यूटन के नियम बताओ गौरव सिंह जी, कितने नियम है न्यूटन के? पहला नियम बताइए क्या है? यदि कोई वस्तु विराम में ही रहेगी, अच्छा, मोशन में है तो मोशन करती रहेगी, अच्छा, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। बिल्कुल सही बात। दूसरा नियम बताओ चौन प्रकाश जी। दूसरे नियम का नाम है लॉ ऑफ फोर्स, जो वो कहता है, मतलब जो बताता है कि अगर हम मोमेंटम में अगर चेंज करें तो वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। बिल्कुल सही। थर्ड लॉ बताओ गौरव सिंह जी। यदि हम किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वस्तु भी उतना ही मतलब उतने मैग्नीट्यूड का वापस हम उस वस्तु पर फोर्स लगाती है जो वस्तु फोर्स लगा रही है। बिल्कुल सही बात, ठीक, बिल्कुल सही। स्टार्ट करते हैं। हैशटैग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का नियम क्या है? पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है, क्या कहता है बताओ, क्या कहता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट is in rest or in motion, then it will remain in rest or in motion if any object is in rest or in motion with constant velocity, with constant velocity, then it will remain in rest or in motion until the external force UNTILL, until the external force is not applied, not। बड़ी सीधी सी बात है, यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाएगा तो वो उसी ही रफ्तार से उसी ही दिशा में मोशन करती रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ है। और एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आज से तुमसे लगभग 2-3 हफ्ते पहले पूछा था कि पृथ्वी घूमती हुई क्यों है, तो उसका आंसर ये है, पृथ्वी को घुमाने के लिए ना तो टॉर्क की जरूरत पड़ती है, पृथ्वी मतलब कोई भी प्लैनेट को घुमाने के लिए टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिकॉज ऑफ बिग बैंग जब हुआ था उस दौरान उन सभी को एक रोटेशनल टॉर्क या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला था कि घूमते हुए निकली थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब पटाखा फूटता है तो उसमें चित्र निकलते हैं घूमते हुए, मुर्गा छाप हो या लक्ष्मी बम। अगर लेकिन वायुमंडल में वैक्यूम में या वायुमंडल में क्या एयर है, वो एयर उसमें ड्रैग फोर्स लगाती है और वो टुकड़ा रुक जाता है। लेकिन जब बिग बैंग हुआ था तो वहां से जो कंपोनेंट निकले थे वो घूमते हुए वैक्यूम में आए थे, और वहां पर आज तक किसी ने कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इसलिए पृथ्वी अपनी बिग बैंग वाली हॉरिजॉन्टल रोटेशनल वेलोसिटी से आज तक घूम रही है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल था, ठीक है। उसका आंसर और किसी से देने की कोशिश करोगे तो नहीं दिया जाएगा। दूसरा लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स, द अप्लाइड फोर्स ऑन एनी बॉडी is equal to change in linear momentum of that body, means कोई ऑब्जेक्ट है ये जिसका मास m है, यहाँ चलता है ये v वेलोसिटी से, सॉरी u वेलोसिटी से, इसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है, यहाँ पहुंचता है, कितनी वेलोसिटी आती है v हो जाती है, तो F इक्वल टू कितना आएगा dp ओवर dt या mv माइनस u अपन dt या ma। बात समझ में आ रही? ठीक, इसे कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स।
याद रखेंगे। रिमार्क, फोर्स F इक्वल टू md2x/dt2 होता है, लेकिन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे लिखेंगे इसे, d2r/dt2 ये तो लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं md2 θ/dt2, md2 d2 φ/dt2 नहीं लिख सकते, फाई क्या? अलग फ्रेम है ये, सिलेंड्रिकल फ्रेम है, हाँ सही। सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैसे स्फेरिकल पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट्स means Newton's law are not, और उसमें वर्ड देखो, कॉन्ट्रावेरिएंट है, कोवेरिएंट है, पीछे पलटो, न्यूटन लॉ कोवेरिएंट ही होगा। नहीं मिला, नहीं मिला, पीछे पलटो, पीछे एक और पीछे पलटो, एक वर्ड आया कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट वर्ड, अब नहीं मिला क्या, लो इसमें देखो, इसमें मिलेगा, नहीं मिला, एक मिनट, कोवेरिएंट है भाई, मैंने मेंशन कर रखा है, ना ना, इज नॉट कोवेरिएंट, ला बुक ले तो, इज नॉट कोवेरिएंट, कोवेरिएंट, कोवेरिएंट का तो समझे, कोवेरिएंट का मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट फ्रेम में बदल जाएगा, इज नॉट आर नॉट कोवेरिएंट, कोवेरिएंट, कोवेरिएंट आर नॉट कोवेरिएंट, कोवेरिएंट, वेरिएंट अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, इज नॉट कोवेरिएंट, कोवेरिएंट कौन होते हैं, जो अलग, अगर हम दूसरे ट्रांसफॉर्म करें वो सेम बैठ जाए, मतलब इजीली हम इसको इससे रिप्लेस कर सकें तो हम उसे कोवेरिएंट कहेंगे, लेकिन ये अलग अलग कोऑर्डिनेट में कोवेरिएंट नहीं होते, सेम पढ़ लिया था, आर नॉट कोवेरिएंट ये लिखा था ना, कोवेरिएंट नहीं है यही लिखा था, ठीक। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक। अब बताओ करो सिंगल स्टेटमेंट, when any object applied force on other object, then the second object applied same amount of force, same amount, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है, सेम अमाउंट माने मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स in just opposite direction, at same instant on first object, this is called action and reaction law। बात समझ आ रही? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, सेम इंस्टेंट एंड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और सेम इंस्टेंट पर फोर्स लगना चाहिए। बात समझ आ रही? एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है। इसमें रिमार्केबल पॉइंट ये है, इसका एक वायोलेशन भी है। वायोलेशन मतलब कहाँ पर ही काम करना बंद कर देता है एक्शन रिएक्शन लॉ, और न्यूटन के नियम कब काम करने बंद कर देते हैं वो मैं अलग से लिखाऊंगा। पहले तुम एक्शन रिएक्शन लॉ को समझ चुके हो अच्छे से, ठीक। एग्जाम्पल देता हूँ, समझाएंगे। एम्प्लाइज
in nature you can observe that every object which are in motion or in rest are following action and reaction law. उदाहरण के लिए मेज है, मेज पे बुक रखी हुई है, तो मेज पे बुक रखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, बुक का नीचे वेट लग रहा होगा कितना mg, और मेज के द्वारा क्या लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स नॉर्मल n, इससे बैलेंस हो रहा होगा, तब ये रेस्ट में। बात समझ आ रही है? इंक की तेली खत्म कैसे होती है, इंक डालना है इसमें। अब बात करते हैं वायोलेशन, कब काम करने बंद कर देते हैं न्यूटन के नियम। कब काम करने बंद कर देते हैं न्यूटन के नियम, जानने की कोशिश करते हैं हम, फिर आएगा मजा टू सॉल्व द क्वेश्चन। लाइए, ठीक है, देखेंगे हैशटैग वायोलेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कब काम करना बंद कर देते हैं। नंबर 1, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन is not valid in a non-inertial frame of reference, frame of reference to solve or understand or apply this law in non-inertial frame, non-inertial frame, we have to take a pseudo force, pseudo force in non-inertial frame, non-inertial frame में pseudo force को हमें लेके चलना पड़ता है, तभी जाकर हम न्यूटन नियम लगा पाएंगे। दूसरा, न्यूटन थर्ड लॉ of action reaction, law of action reaction is not valid when two non-parallel wire are applying magnetic force, करंट कैरिंग on each other, non-parallel क्या बोला, करंट कैरिंग जी, parallel करंट कैरिंग, करंट कैरिंग। करंट जा रहा है इसमें, आई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, समझ आ रही बात। यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड को क्रॉस से करते हैं, डॉट से करते हैं, क्रॉस से, बिल्कुल सही बनाया। इनसाइड फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट, ठीक, ये ऐसे होगा। आउटसाइड फील्ड ड्यू टू वायर सेकेंड। दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। ये फी फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ और ये फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, और आप जब देखोगे इसे सिमेट्री में तो ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। जब देखोगे ना वायर को 3D तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इस बार न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता है।
कहाँ से अपोजिट डायरेक्शन? देखो खुद अपोजिट डायरेक्शन में तो मेरे को साफ साफ ही नहीं दिख रहा है। ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है मैग्नेट, क्या कहा? एक ही डायरेक्शन में घूम रहा होगा ना। अबे ये इसका इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये वाला, और ये तार का है, तार का ऐसे होगा, हाँ। तो तार का ऐसे होगा इस डायरेक्शन में और इसका होगा इस डायरेक्शन में, तो अलग अलग नहीं हुए। जस्ट अपोजिट का हो, जस्ट अपोजिट में ऐसा होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म करोगे तब पढ़ाने के बाद भी वैसे बात कर रहे हो तुम लोग। बात समझ में आ गया? बात करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की। पैराबोलिक क्वेश्चन अपने कुमार मित्तल या जो भी तुम्हारे बुकलेट तुम 12th में पढ़ी हो उससे परफेक्ट कर सकते हो, ऐसे करना सॉल्व कर सकते हो। बस ज़्यादा टाइम ना दो तो ये अच्छा है मैकेनिक्स को। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हैशटैग बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। बताओ ये क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है जमीन पर रखा हुआ है, ठीक। मैंने कहा भाई ये जमीन पर ऑब्जेक्ट रखा है, जमीन पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमने कहा ऑब्जेक्ट से कि आप पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जाता है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। बैलेंस्ड फोर्स है ये। कैसा फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स। 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 0। इट्स मीन it do not move in any direction, Good out? बताओ भाई। नहीं। बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। यहाँ लगाया मैंने 10 न्यूटन, इधर लगाया 25 न्यूटन। अनबैलेंस्ड फोर्स, ऑब्जेक्ट विल move in the direction of 25 Newton force with magnitude किस मैग्नीट्यूड से? F इक्वल टू 25 माइनस 10, F इक्वल टू 5 में से 0 गया, 5 ही बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, 15 न्यूटन। We conclude implies, ये बस समझ में ही बात नहीं आई, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स के अंडर मूव करते हैं। कब मूव करते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स के। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तुमने 36 न्यूटन लगाया और इधर लगाया 20 न्यूटन, ठीक है, और फिर लगा दिए 10 न्यूटन अलग से भी, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 36 माइनस 20 प्लस 10, इधर वाले एक तरफ इधर वाले एक तरफ घटाएंगे, कितना आएगा? 36 माइनस 20 और 10 30, कितना है? 6 न्यूटन इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करते हैं? ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड अंडर अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स के अंडर में ही मूव करते हैं। बात समझ आ रही? बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? बताओ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? बताओ। हैशटैग फ्रिक्शन, FRICTION, फ्रिक्शन। When two objects which are in contact have relative motion, then due to electromagnetic interaction between their contact surface, a force produced which resists the motion. This force is called frictional force.
force. Let's call interaction to B2 क्या लिखा है? इंटरेक्शन बिटवीन, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन है ना, BT WEE एंड बिटवीन। फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। बात समझ आ रही है? स्टार्नर लिख रहा हूँ, स्टार्नर लिख रहा हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी इन मोशन, शुड बी इन मोशन। ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट मोशन में हो। इफ इट ट्राइज टू मूव then a self-adjustive static frictional force is produced। इसे कहते हैं सीमांत घर्षण बल। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। मैं बता देता हूँ मैं, दो प्रकार के होते हैं फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर्मूला कितना होता है? Fs इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन म्यू एस इनटू, एंड डायनामिक फ्रिक्शन कितना होता है? Fk इक्वल टू म्यू के इनटू एम। फ्रिक्शन जहां होगा वहां पे सिंबल देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, देखो लेस देन होगा, इसका उल्टा होगा, लेस देन होगा, एग्जैक्टली मुझे लग रहा है। स्टैटिक में लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है, ठीक है। थोड़ा स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और जानते हैं, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में जानते हैं। सरफेस के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कैसे होता है? ऐसा होता है जब भी हम किसी को, मान लो मैंने ये उठा रखा है, या कोई किसी को उठाते हैं, तो हमारा जो सरफेस है, हाथ है या कोई भी सतह है, उसके एटम और उनके एटम के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्लस माइनस में बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स लगता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। हम जनरली सोचते हैं कि हम किसी चीज को छू रहे हैं तो वहां पर हम न्यूक्लियस तक बात नहीं करेंगे, बड़ी सीधी सी बात है यार, हाथ को टच कर रहे हैं तो एटम एटम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और वो इंटरेक्शन फोर्स कम है इस टाइम, तो इसलिए हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। ठीक, बाकी याद रखनी है, फ्रिक्शनल फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उदाहरण है। किसका उदाहरण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उदाहरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का उदाहरण है। कंजर्वेटिव होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स का हम बताते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, STATIC, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिव भी कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिव फोर्स। सेल्फ एडजस्ट मतलब अपने आप एडजस्ट कर लेता है। उदाहरण के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है गौरव सिंह, ठीक है, तो यहाँ कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा हुआ है। फ्रिक्शनल FRICTION फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। आप इस पर बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। बट इट डू नॉट मूव, बट इट डू नॉट मूव। सो 20 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर लगा हुआ? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, जिसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। Fs इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। 20 न्यूटन विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन, STAT, स्टैटिक फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। समझ में? आपने 21 न्यूटन लगाया, नहीं चला है, 22 न्यूटन लगाया, नहीं चला, 25वें न्यूटन के बाद अगर आप 25वें न्यूटन के बाद अगर आप एक अंश भी लगा रहे हैं तो चल जा रहा है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे सीमांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। लिख रहा हूं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी कंडीशन के लिए लगते हैं Fs इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, म्यू एस इनटू एन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। याद रखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के दौरान ऑब्जेक्ट चलता नहीं है। जब तक आप किसी वस्तु पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, फोर्स नहीं लगाते, तो वो जीरो फ्रिक्शनल स्टेट में होता है। यहाँ कोई घर्षण बल नहीं लग रहा होगा, है ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यहाँ भी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और अगर चलने लग जाए ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट चलने लग जाए तो वो
डायनामिक फ्रिक्शन कहलाता है, तो उसे म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और म्यू के का मान हमेशा क्या होता है, कम होता है ज्यादा होता है, म्यू के का मान हमेशा कम होता है। यही कारण है कि अगर आप घोड़ा गाड़ी या कोई गाड़ी चला रहे हो तो घोड़े को शुरू में अपने गाड़ी को खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उसे स्टैटिक फ्रिक्शन का अपोज करना होता है, लेकिन चलते चलते उसे ईजी लगने लगता है क्योंकि उसे डायनामिक फ्रिक्शन का अपोज करना होता है। आई होप यू समझ रहोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन हार्ड होता है, टफ होता है। क्वेश्चन में आते हैं फ्रिक्शन, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, सर्कुलर मोशन के बारे में। हैशटैग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन 2 टाइप का हो सकता है मेरे भाई, कौन सा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को हम ऐसे कह सकते हैं, यहां से हमने ऑब्जेक्ट को बांधा, ये बॉब है और इसे घुमा रहे हैं हम ऐसे, डोरी में बनाओ, ठीक, वेट mg, नीचे के ऊपर रिएक्शन, एन एंगल कितना है, थीटा, कंपोनेंट इधर की तरफ किसका, टी का, किसका, टी का कितना आएगा, टी साइन थीटा, ऊपर कितना आएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब सेंटर की ओर लग रहा है विकेंद्रबल होगा, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर कितना होगा, टी साइन थीटा, और एन प्लस टी कोस थीटा कितना होगा, एम जी। इन दो इक्वेशन के जरिए हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये वर्टिकल चक्र है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ पर है, मान लो एम जी है, टेंशन है थीटा, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये टेंशन है, बैलेंस करो कितना आएगा, नेट फोर्स सेंटर की ओर कितना जा रहा है, बताओ नेट फोर्स सेंटर की ओर कितना जा रहा है, पागल हो तुम, टेंशन में से एम जी कोस थीटा घटाओ, वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। इसकी मदद से हम ये कर लेंगे। ऐसे वर्टिकल पॉइंट को क्रॉस करने के लिए अंडर रूट जी आर लगाना पड़ता है, क्रिटिकल वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट जी आर, याद कर सको तो कर लेना। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर कभी आप तुम्हारे मन में ये बात आ रही हो, टाइम देने के लिए बता दो, चलो तुमसे पूछ लेता हूँ पहले, कोई आगे बताना चाहे तो बता देना। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर क्यों लगता है, ये आपको उत्तर देना है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर क्यों लगता है, सेंटर की ओर लगता है इसलिए वो सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव वो सब तो बात अलग है। सेंटर की ओर क्यों लगता है आप मुझे बताएंगे और 100 रुपए इनाम पाएंगे, बिल्कुल ना बोर्ड पाके समझा दी। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर क्यों लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता क्यों है, बताइए, बताओ भाई गौरव सिंह, बताओ, पसंद करोगे बताना, आप बता दो भैया, तुम दो 100 रुपए सांप सूंघ गया बेटे, सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया। चलो जी मैं बता देता हूँ, पहले एक बार विचार कर लो तुम, अगर सोच पाओ तो बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के ऊपर लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे हम आएंगे ना सारी बेरीज खत्म हो जाएगी, तुम क्वेश्चन की हो जाएंगे, इसलिए थ्योरी लास्ट टॉपिक है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के ऊपर लगता है। बताओ गौरव सिंह, बताओ। कंपोनेंट की वजह से, हाँ बिल्कुल, यू कैन सो, मार कर लो, आजा मैदान। मन मतलब कि कंफर्म नहीं है, 100 रुपए जीतेंगे आप, वो एक इनामी राशि है ना, मतलब खुशी से दी जाएगी, प्रसन्न होंगे, ये नहीं कि सट्टा लग रहा है। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर क्यों लगता है, मैं बताओ। मैं ही बता देता हूँ, हैशटैग
वाई द सेंट्रीपिटल फोर्स, वाई द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टूवर्ड सेंटर। एक क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर क्यों लगता है। तो बहुत ही सुंदर आंसर मैं दूंगा, अगर आपको हजम हो पाए तो आप बताना। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई ये जमीन है और यहाँ पर एक पत्थर दौड़ा जा रहा है इधर की तरफ, और उसके वेलोसिटी में चेंजिंग दिखाई दे रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग ये दिखाई दे रही है कि वो पहले बोल रहा था कि मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूँ, फिर बाद में उसने कहा कि मैं 30 की स्पीड से चल रहा हूँ, तो बताइए कि त्वरण उत्पन्न होगा या नहीं होगा भाई? होगा। दुनिया जानना चाहती है होगा या नहीं होगा? होगा। बहुत शानदार। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर स्केलर वेक्टर। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी ये बताना आपको। वो जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? एक्सेलरेशन हाँ, एक ही डायरेक्शन क्या होगी? आई की ओर, इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, पूछ रहा हूँ मैं। आई की ओर। आगे क्यों? वेरी गुड, इन्होंने कहा आगे क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि चेंजिंग जो है आगे की तरफ हो रही है। गुड, कैसे पता चल रहा चेंजिंग आगे की तरफ हो रही है? जो dv ओवर dt हम निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आगे की तरफ चेंजिंग हो रही है ना। पॉजिटिव आ रहा है तो मैग्नीट्यूड की वजह से पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि इधर जाते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है, इधर जाते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है। डायरेक्शन सेम है दोनों की। किसी डायरेक्शन से v और u की डायरेक्शन तो सेम है। हाँ बिल्कुल, इधर तो जाते v हुए डायरेक्शन में डायरेक्शन हटाओ, डायरेक्शन सेम ही आएगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन भी तो इधर होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज इस डायरेक्शन में हो रही है ना, तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन यही होगी ना, इस साइड ही। समझेंगे सुंदर एग्जांपल के जरिए। बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 20 से 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, इसका मतलब कोई इस पर इस दिशा में बल लगा रहा है और फोर्स की दिशा में एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ रहा है? 20 से 30 स्पीड हुई है, इसकी स्पीड बढ़ी, इसका मतलब कोई इस दिशा में फोर्स लगा रहा है और फोर्स की दिशा में एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब F = ma, तो F की डायरेक्शन में A की डायरेक्शन होगी। अगर ये 30 से चल रहा होता मीटर पर सेकंड, अचानक इसकी स्पीड 0 हो जाती है, मीटर पर सेकंड रिड्यूस हो जाती, तो बड़ी सीधी सी बात है कि कोई इसे खींच रहा है, फोर्स की दिशा में एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इस दिशा में आती है। इसका मतलब फोर्स की दिशा में एक्सेलरेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की दिशा में फोर्स होता है। वास्तव में एक्सेलरेशन की दिशा में फोर्स होता है, न कि फोर्स की दिशा में एक्सेलरेशन होता है। बिकॉज एक्सेलरेशन जनरेट करता है फोर्स को, न कि फोर्स जनरेट करता है एक्सेलरेशन को। कई चीजें आपको समझनी जरूरी है। तो एक्सेलरेशन की दिशा में फोर्स हो, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि समझने में इजी पड़ जाए। अगर आप वेलोसिटी चेंजिंग देखेंगे तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है कि फोर्स से एक्सेलरेशन जनरेट हो या एक्सेलरेशन से फोर्स जनरेट हो, हमें तो दिशा से मतलब है ना, तो हम किसी के जरिए भी निकाल पाए। तो मैंने एक तरीका बता दिया भाई कैसे निकाल सकते हो। वास्तव में एक्सेलरेशन की दिशा होती है जहां वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन होती है। क्या होती है? वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन। एम्प्लाइज कर देखूंगा, एम्प्लाइज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन of acceleration, acceleration is always along the change in velocity, वेलोसिटी की चेंज होने की दिशा में होता है। ये पता होना चाहिए हमें, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड सेंटर। क्या कारण है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर टेंड्स करता है, सेंटर की ओर एप्लीकेबल होता है? तो इसका आंसर बहुत ही सुंदर है, समझेंगे। बिल्कुल साफ साफ हिंदी में मैं इसका आंसर लिखूंगा और आप समझ पाए तो समझने की कोशिश करें। बहुत ही शुद्ध हिंदी में मैं इसका आंसर लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड सेंटर। तो आंसर है कौन कहता है, कौन कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगता है, सेंटर की ओर लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन, बात एक ही है, बात होना रही है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन में लगता है, वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन में लगता है,
और ये आज की बात नहीं है, वो हमेशा से लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन में लगता है। कौन कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन में लगता है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन सेंटर की ओर है, वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन सेंटर की ओर, डायरेक्शन सेंटर की ओर है। लेट्स सी, चलो देखते हैं कैसे। इतनी बात समझ में आई? कोई पार्टिकल है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, तो हमने कहा भाई तुम कहाँ थे, तो बोला सर किसी टाइम में यहाँ था। वेरी गुड। सेंटर कहाँ, बोला सर यहाँ है। आर बोले वेलोसिटी डायरेक्शन, बोले इधर। मैंने बोला तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हो या नॉन यूनिफॉर्म? बोले सर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ। इट्स मीन मेरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, मेरी सिर्फ दिशा बदलने के कारण मेरी वेलोसिटी बदल जा रही है सर, और उस दिशा बदलने के कारण ही एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, जिसे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मैंने कहा कैसे बदल यार, बताइए। तो सर मैं पहले यहाँ था, फिर मैं यहाँ आया और मेरी वेलोसिटी एक्शन ऐसी हो गई, पहले ऐसे थी। बात समझ आ रही? समझेंगे। ये होता है वेलोसिटी चेंज, डेल्टा वी, क्योंकि ये पहले वी था, ये बाद वाला वी है, वी डैश, और ये डेल्टा वी। इस वेक्टर को अगर मैं ये मान लूं तो उसे ऊपर नीचे मूव कर सकता हूं मैं, मूव करके यहाँ ले आया, डेल्टा वी इधर है, इसी दिशा में mv स्क्वायर अपॉन r लगेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो जाने दो। नहीं समझ में आया? वेलोसिटी हर टाइम चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस चेंज की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होता है। और ये मैंने आपको साफ शब्दों में बताया कि चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, हमेशा सेंटर की ओर रहेगा। और ये सेंटर की ओर है, मतलब त्वरण सेंटर की ओर है, और त्वरण ही पूरी तरह बल को निरूपित करता है। मैं समझ में आ रही बात? भगवान जाने। तो मैंने यही कहा, कौन कहता सेंटर को लग रहा है, लगता वो वेलोसिटी चेंज की तरफ रहा है, ये बात अलग है, वेलोसिटी चेंज सेंटर की ओर है। ये 2 मिनट खत्म कर दिया, समझ में आया तुम्हें? समझ में आ गया। मैं और भी बोल सकता हूँ, समझ में आ गया? आ गया पक्का? चलो ये बुकलेट लाओ, क्वेश्चन करते हैं। बुकलेट लाओ, क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो जी बुकलेट निकालो, एनालिसिस के क्वेश्चन करते हैं बिना फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस। फ्री बॉडी मतलब स्वतंत्र रूप से बल खींच दो। चाहे तो लोग फ्री बॉडी में टाइम लगाते हैं, मैं मन ना करता है टाइम लगाने। आ गया पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आओ पेज नंबर 20, पेज 20, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट। देखो भाई, A block slide down a rough inclined plane of inclination theta। थीटा इंक्लिनेशन का प्लेन बनाओ, रफ बन गया। रफ मतलब खुद रफ। Coefficient of friction between the block and the plane is mu। mu calculate the acceleration of block। acceleration कैलकुलेट करना है। ये ब्लॉक है, इधर देखो, और ये नीचे कितना होगा, mg। ये कितना होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये mg sin थीटा, mg sin थीटा। आगे गिरा फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे कितना, एफ। एस लिखूं के लिखूं, के मूव कर रहा है ना तो क्या आएगा। और जो जिस पर सतह पे चल रहा है उससे परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है हमेशा। हमारी बात जी भैया, नॉर्मल। ठीक, तो मूव कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब ये बल जाता है, तो mg ये बल जाता है। अनबैलेंस फोर्स के अंडर में करेगा तो कितना लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू m में इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। निकालना है ये एक्सेलरेशन
अच्छा लिखता हूँ, as we know, as we implies, as we know, the object moves under unbalanced force, unbalanced force. So net force F is equal to mg sin theta minus fk. F की वैल्यू कितनी होती है, m is equal to mg sin theta. F का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन. एन क्या है, नॉर्मल. नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा. नहीं लिखा, नॉर्मल वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा. रखो m is equal to mg sin थीटा माइनस के म्यू के इंटू mg cos थीटा. अभी स्टैटिक है या डायनामिक फ्रिक्शन है वो देखना है. ये वो स्लाइड डाउन रफ है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक फ्रिक्शन है. डायनामिक ही होगा ना, ये जरूरी नहीं है. क्या डायनामिक ही तो होगा. हाँ चल रहा है तो डायनामिक होगा ना. एक्सेलरेशन निकालना है, मास कट गया, m प्लस कितना गया, a इक्वल टू g कॉमन ले लो, कितना है sin थीटा माइनस का म्यू दे रखा है, g कॉमन ले लिया cos थीटा. ओके देख लो आंसर आ गया. ठीक है आगे बढ़ सकते हैं. एग्जांपल इसका अगला कौन सा है, 21वां देखो, पेज नंबर 21 में. ठीक, पेज नंबर कितना है, 21. पेज नंबर 21 है. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड विद अ फोर्स. एक जमीन लो तो ब्लॉक बनाओ और तो फोर्स से पुल किया जा रहा है, फोर्स है थीटा डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से. आगे क्या कह रहा है, थीटा हॉरिजॉन्टल. द ब्लॉक डज नॉट मूव, स्टैटिक फ्रिक्शन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द ब्लॉक एंड वैल्यू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अच्छा जी, तो इधर फोर्स लगाओ कितना, ऑफ कोर्स थीटा. इसके अपोजिट डायरेक्शन में जमीन पे कितना लगेगा, फ्रिक्शन. किसके अपोजिट लगता है, इसके, क्योंकि मोशन यही तो करवाएगा. ऊपर कितना है, नॉर्मल एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा, और जमीन से नॉर्मल भी लगेगा. नॉर्मल वेट कितना होगा, mg. ठीक है. एज वी नो द सिस्टम इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स. सो at vertical balance LANCD balanced करो. ये दोनों फोर्स कितने हैं, n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg. n की वैल्यू निकाल लो, कितना है mg माइनस एफ साइन थीटा. ठीक, ओके. क्वेश्चन फर्स्ट, एंड हॉरिजॉन्टल बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना देखो, एफ cos थीटा इक्वल टू एफएस. बताओ एम्प्लाइज कितना है, एफ cos थीटा इक्वल टू एफएस. एफएस कितना होता है, एफ cos थीटा ग्रेटर देन एफएस की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इनटू एन. तो इसको इसके बराबर है, ये ग्रेटर हो जाएगा. समझ आ रहा है, निकालना क्या है हमें, n की वैल्यू और म्यू की वैल्यू, Force of friction on the block and coefficient of friction. अच्छा एफ निकालना है, निकाल देंगे. कोएफिशिएंट करके निकाल देंगे, एन को ही चलाओ. एफ cos थीटा अपॉन एन म्यू एस. एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, अभी निकाल दी, mg माइनस sin थीटा, mg माइनस सही है. ठीक है, और क्या पूछा, ये दोनों फोर्स कहीं से मिल जाएगा, देखो देखो. ठीक है, ओके. आ जाओ नीचे आओ. एग्जांपल दे रखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन का. देखा, वो तो बोलो क्या दे रखा है, point mass m. कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3. चलो ये पेज नंबर सेम है, पेज नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 है. बोलो. A point mass m is tied to a light string of length l. हाँ, It has whirled in a vertical वर्टिकल सर्कल बना दिया. और बताओ,
इट स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे दे रखी है, कितनी है? हाईएस्ट पॉइंट एट लोएस्ट पॉइंट कितनी है? दे रखी है, नीचे आगे लिखा हुआ है हाईएस्ट पॉइंट एंड एट ए पॉइंट वेयर स्टिंग मेक एंगल 60 विद अपवर्ड, वर्टिकल आर 6GL और ये हाईएस्ट पॉइंट पे 2GL और एक पॉइंट पर 3GL। क्या क्या पढ़ देंगे? वर्टिकल इट स्पीड्स लोएस्ट पॉइंट पर 6GL है एंड हाई पॉइंट एट 2GL है। हाईएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे 2GL है, यहाँ पे कितना है? 2GL √2GL। और जहाँ पर 60 कोण बनाता है किससे? वेलोसिटी में 60 डिग्री विद अपवर्ड वर्टिकल, यहाँ से बनाता है 60 डिग्री, यहाँ से तो वहाँ 3GL, यहाँ पे कितनी है? √2GL। लास्ट वाला है 3GL है, 3GL है, 3GL है, 3GL। अच्छा लोएस्ट पॉइंट पे 2GL, लिख तो दिया, 6 से सही तो लिखा है। कैलकुलेट द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग विद दिस पॉइंट, टेंशन निकालना है। टेंशन फॉर्मूला कितना होता है? यहाँ देखो ध्यान से, और मान लो ये ऑब्जेक्ट है, नीचे क्या होता है? mg। जितना बताया था उससे कर देंगे, इसे थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, कितना हो गया? mg cos थीटा, ये कितना होता है? टेंशन ऊपर जाता है v, ठीक है। यहाँ से जो बचा हुआ फोर्स होगा वही सेंटीमीटर फोर्स देगा, समझ में? यहाँ से जो बचा हुआ फोर्स होगा वही सेंटीमीटर फोर्स देगा, ठीक है। बस समझ आ रही? तो यहाँ पर लगाओ, कितना आएगा? t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। v की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा? लगाओ, mv की वैल्यू 6GL लगाओ, तीनों पॉइंटों का अलग अलग निकालना है टेंशन। कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। चलो कितना आ गया? mv स्क्वायर अपॉन, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट केस t माइनस, यहाँ पे 0 है, एंगल 0 है, mg cos 0 इक्वल टू m अपॉन r। v स्क्वायर का मान बोलो यहाँ पे CGL। r क्या है यहाँ पे? r ही तो l है, इससे कट गया, कितना आ गया? 6mg में से mg गया, t इक्वल टू 7mg। समझ में आ रहा है? देखिए चेक सही है। क्या बताओ? 60 डिग्री पे 30 सेकंड, t माइनस mg cos 60 cos 60 sin 30 से जोड़ दो, 3 दूनी 6 7। देखिए सही है? बताओ 5 डिग्री हो रहा है, ऐसे कितना आ रहा है? 60 डिग्री। ओह माय गॉड, ट्रू लव। प्लस mg हो रहा है, यहाँ पर वेट ऐसा होगा, mg कंपोनेंट सपोर्ट करेगा, इसे जुड़ जाएगा, कंपोनेंट सपोर्ट करेगा। माइनस 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, 6mg माइनस mg। समझ में आ गया? आ गया। और ना आया तुम्हें? आ गया। 3 दूनी 6, 6mg माइनस के mg/2, 6 में से गया 5, 5mg/2। इसमें जिंदा mg का डाल दूंगा इधर, बिल्कुल लग रहा है मुझे। देखिए तो कितना टेंशन ही mg हो है। वैसे मैं जोड़ थर्ड केस देखो यार, कितना t माइनस mg cos 90 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। v कितना है? 2 जोड़ेंगे ना ये, कितना है? जोड़ेंगे। अबे जोड़ूंगा, रुक जाओ। 2mg cos 180 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस। पहले नहीं जोड़ सकते क्या? क्या पहले नहीं जोड़ सकते? क्या हुआ? पहले गलत हो रहा है, क्या आंसर गलत आ रहा पहले है? जोड़ेंगे क्या? ऊपर तो फोर्स टेंशन डायरेक्शन में होगा, पहले जोड़ेंगे। तो इस चीज से आ तो रहा है। इसके अलावा पहले जोड़ेंगे ना। इसके अलावा पहले जोड़ दो, फिर इसका क्या रोल हो जाएगा? 180 माइनस आएगा। हम यहाँ से रेफरेंस दे रहे हैं, वही तो इसका मतलब है। हमें तुम बता दूं मजे का, तुम बहुत मजे की बात। यहाँ पे कंपोनेंट पूरे ओसिलेशन के दौरान हम जमीन से एंगल लेते हैं, ये 60 डिग्री हम ऊपर से रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं बताओ? यहाँ पे 180 माइनस 60 रखो, ये भी आंसर सही दे भाई। यहाँ पे 180 माइनस 60 रखो ना, पाई माइनस 60, सारा आंसर सही दे। तो जो फॉर्मूला है वो जनरल है, कभी आपको mg कमजी लगाना है, याद रखना है एंगल जमीन से लो। अच्छा, समझ में आ रहा है? तुम 60 ऊपर से दिया तो धड़ाक से रख के फिर उल्टा सीधे दिमाग लगा रहे हो। समझ में आ रहा है? अब नहीं समझ में आया क्या? आ गया आ गया। पाई माइनस है ना, यहाँ भी एंगल उनका रखना है, सीधा पाई माइनस रखा मैंने।
मैंने ध्यान नहीं दिया था, ध्यान दिया तो कर लोगे, इजी था। बस ऑन मैक्स उसके करते प्लस mg हो गया, यहाँ ले जाओ t इक्वल टू कितना गया 3 mg माइनस k mg, तो जिंदा mg मुझे ऐसी लग रहा था mg कर लेंगे यार, कर लोगे साफ साफ लिखूं क्या? कर लेंगे पक्का ना पक्का? तो ये देख के लगी काम चल जाता है यार। तेरे सर्कुलर मोशन में छूटेगा सवाल, कैसी बात कर रहे हो? सर्कुलर मोशन पैराबोला मोशन सवाल छूटेगा, जिंदा छूटेगा जिंदा पैराबोला छूटेगा। अरे प्रैक्टिस करना पड़ता है यार, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। असाइनमेंट लाया है क्या? फायदा नहीं। 12th वाले का 12th मतलब बता दो मैं, ज्यादा देर इन्वॉल्व नहीं होना है, 10 से 15 क्वेश्चन कर लो हर टॉपिक पे। 12th के कर लो, चाहे एचसीवन वाले का बुक ना नहीं, किताब के करेंगे। किताब में बहुत भारी दे रखे हैं क्वेश्चन, अलग से दे रहा है, पता ना क्यों कर रहा है ऐसा बच्चों के साथ जाती सिलेबस का अलग बदला निकालना बदले। हाँ, और जबकि जैम में इतना बड़े आने वाले नहीं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। जैम में तो हार्ड ही आवा भी। अरे भाई मैदान में अरे ऊपर वाला गुम कर लिया, दूसरा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पेज नंबर ही मुड़ गया मेरा, देखो तुम्हारे कुछ देखा? तुम्हारे पेज नंबर ही क्या लिखा है बताओ? 22 पक्का? पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ मैं, पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ मैं, पढ़ो। ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेटिंग 2 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनल लाइन प्लेट, जमीन बना दिया और यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया। आगे कितना वेट है इसका? m इक्वल टू 2 kg। आगे स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर। अच्छा, जेट है यहाँ पर जो पानी इस पर छोड़ रहा है एट रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकंड। अच्छा, पानी निकल रहा है 1 किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम एंड एट केजी पर सेकंड, इसका मतलब डीएम और डीटी वैल्यू है, डीएम ओवर dt डीटी वैल्यू। आगे एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, स्पीड इधर रखिए, v इक्वल टू कितना देखा? 5 मीटर पर मीटर पर सेकंड। आगे कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, वी नो दैट m प्लस f इक्वल टू कितना होता है? m नहीं होता, dp और dt होता है, dp ओवर dt dt, d ओवर dt, mp m। ये मास बदल रहा है क्योंकि इस पे ऐड हो रहा है, तो लगाओ पहली बार में, पहला बार दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी बार में दूसरा बार पहले का डिफरेंशिएशन। ये क्या हो गया? वेलोसिटी कौन दी है? 5 मीटर पर सेकंड, जो कि कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। कितना है? 0 प्लस v dm ओवर dt। वेलोसिटी कितनी है? 5। मास स्पीड कितना दे रखा है? 1। कितना है? 5। किसकी वैल्यू? f की। f बराबर क्या होता है? m इंटू ए इक्वल टू 5। ए इक्वल टू कितना हो गया? 5 बटे m। 5 बटे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 2 किलोग्राम। 2 इक्वल टू आ गया 5 बटे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में? ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन से मैंने मास निकाल दिया। अगला क्वेश्चन बोलो यार, हल्के हल्के क्वेश्चन थे तो। ए पार्टिकल ऑफ मास कौन सा कर रहे हो? रुक जाओ, 3 ज़्यादा ना करना है, कुछ कुछ करने हैं अच्छा अच्छा, जो बात बना दे और बात बन भी जाए और बात बन भी जाए। कुछ देखने में लग रहा है ना। कौन सा क्वेश्चन 4? नीचे वाला बता रहा अच्छा, ये ज्यादा बड़ा है क्या? है तो छोटा सा, कर लो। ना, देखने में तो अच्छा खतरनाक। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 4 4। पेज नंबर क्या है? 23 क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 अब बताओ क्या कह रही है? ए ब्लॉक ऑफ मास m1 हाँ। equal to 4 किलोग्राम। रुक जाओ। ए ब्लॉक ऑफ मास m1 इक्वल टू 4 ग्राम ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन बनाओ एक, इंक्लाइन प्लेन बनाओ एक। कितना एंगल का? 30 डिग्री 30 डिग्री। आगे बोल। is connected by a cord over चलो जी, ब्लॉक बना लेते हैं एक। frictionless pulley। मजा नहीं आया पुली। बेटा क्वेश्चन ना होगा तो और मजा खराब हो जाएगा, क्वेश्चन होना मेन चीज है। हाँ, पुली हो गया पुली frictionless है तो होती है जाता है। सेकंड ब्लॉक ऑफ मास m2 जो से कनेक्टेड है दूसरे मास से। चलो जी, हैंगिंग भैया वर्टिकल चिपका हुआ ना इससे अलग है। चलो यार, छोटा गंदा हो रहा है और तुम्हें गंदा करवा दिया, चिपकाना है उपकाना है। खतरनाक वाला चित्र। पढ़ता रहे, तू पढ़ता रहे क्वेश्चन। calculate the acceleration with which the block moves, also the tension in the cord। कोड माने? cord माने जीवन। रस्सी, ये धागा, ये तग्गा। टेंशन निकालनी है बस। सजा क्यों रहा हूँ फिर मैं इतना टेंशन निकालने के लिए? एक्सेलरेशन भैया एक्सेलरेशन निकालना तग्गा का, और एंड आल्सो तभी का एक्सीलेंट थोड़ी होगा। और टेंशन भी। ब्लॉक का एक्सेलरेशन और तग्गे का टेंशन टेंशन। रस्सी का टेंशन।
जी इक्वल टू लेना है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मास ले लिया है m1, इसका मास ले लिया है m2। मैंने पूछा कहाँ जाओगे, बोला मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने बोला वेट कितना है, बोला m2g है नीचे की ओर। एक्सेलरेशन मैंने बोला जब रस्सी नीचे जा रही है इसका मतलब ये ऊपर जा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन ए। सेम पुली की दोनों एक्सेलरेशन और टेंशन समान रहते हैं, इसका मतलब ये टेंशन टी होगा, ये टेंशन टी होगा। इससे मैंने पूछा जाओ उधर रहे हो तो फ्रिक्शन तो किधर लगा रहा हूँ, बोला इधर लगा रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन दे रखा हो तो फ्रिक्शन दे रखा नहीं दे रखा तो फ्रिक्शन मत जाओगे। तो जी नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल ऊपर होगा, सीधी बात है। कंपोनेंट मास का बिल्कुल सेम सपोर्ट, ठीक है। जी की वैल्यू अच्छा जी, अच्छा मास किधर होगा इसका, नीचे कितना जी m1g। ये क्या होगा, नॉर्मल। ये क्या होगा, थीटा। ये क्या होगा, m1g cos थीटा। m1g cos थीटा। और ये फ्रिक्शन डायरेक्शन m1g sin थीटा। sin थीटा। फ्रिक्शन तो है ही ना, सिस्टम कहाँ जा रहा है, माइनस m1g। अरे यार सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो फोर्स लगाओ नेट बैलेंस करके कितना आएगा, t माइनस m1g sin थीटा। उधर की तरफ फोर्स लग रहा है m में, ठीक है। यहाँ कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे, तो कितना आएगा m2g